देखो, जरा देखो इसे, दिन चढ़ गया है पर ये अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। ओए बिपिन उठ जा। अबे उठता है कि डालू तेरे ऊपर पानी की बाल्टी? सोने दो ना पापा। हाँ हाँ क्यों नहीं, कुछ करना धरना तो है नहीं, बस खाओ पियो और सो जाओ, यही तो है तेरी जिंदगी। मेहनत करने से तो दूर दूर तक नाता नहीं है। चल उठ जल्दी से, 5 मिनट के अंदर बाहर होना चाहिए तू। मेरे साथ मछली पकड़ने चलेगा आज। बिपिन ने एक बार फिर से चादर तान ली। बिपिन गुजरात के पोरबंदर में एक छोटे से गांव में रहता था। उसका गांव समंदर के ठीक किनारे बसा हुआ था। गांव के ज्यादातर लोग मछली पकड़ने का काम ही करते थे। बिपिन के पिता जेठाराम भी मछली पकड़कर शहर में बेचते थे और इसी काम से उनके परिवार का गुजारा चल रहा था। जेठाराम जितने मेहनती थे, उनका बेटा बिपिन उतना ही बड़ा आलसी था। माँ, अरे अरे राम रे, अरे माँ बचा लो, देखो ना, पापा मार रहे हैं। अरे 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 रुक जाइए जी, रुक जाइए। ओहो हो, जवान लड़की को ऐसे कौन मारता है? क्यों, सरकार ने इस जैसे निकम्मों को मारने पर रोक लगाई है क्या? अरे जरा रुकिए तो, अब बस थोड़ा समय दीजिए, कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ ही लेगा वो। रहने दो कांता, मैं सोचता था कि कुछ पढ़ लिख जाएगा तो कम से कम शहर में कोई बढ़िया नौकरी कर लेगा, नहीं तो सारी जिंदगी मेरी तरह मछलियां मारेगा। लेकिन इसकी हालत देखकर तो लग रहा है कि ये तो मछली भी नहीं मार पाएगा। बस करिए जी, अगले हफ्ते उसके नतीजे आने वाले हैं, देखना कितने अच्छे नंबर लाएगा मेरा बिपिन। जेठाराम के घर में ये रोज का ही किस्सा था। बिपिन के दिन की शुरुआत चाय नाश्ते से नहीं, बल्कि जेठाराम के डंडे से ही होती थी। दरअसल जेठाराम दिल से चाहता था कि उसका बेटा कुछ काम करे और बड़ा आदमी बने, लेकिन बिपिन की कहानी कुछ अलग ही थी। क्यों रे, पास हो जाएगा ना तू? अब मैंने तेरे बाबा को बोल दिया है। अब माँ देख, सुन मेरी बात, मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ वो तो है। तो मैं आज भी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है कि मेरे बस की है ही नहीं ये पढ़ाई लिखाई। है? तू सीधे सीधे बता कि पास होगा कि नहीं। माँ कोशिश तो की है मैंने, पर आगे भगवान मालिक। कांता डंडा लेकर बिपिन के पीछे दौड़ी, पर बिपिन घर से बाहर भाग गया। देखते देखते एक हफ्ता गुजर गया। बिपिन का 12वीं का रिजल्ट भी आ गया। बिपिन बुरी तरह से फेल हुआ था। वो एक भी विषय में पास नहीं हो पाया था। रिजल्ट देखते ही बिपिन के पसीने छूट गए। तभी उसे दूर से जेठाराम आते हुए दिखाई दिए। उनके हाथ में वही डंडा था और उनके पीछे पीछे उसकी माँ कांता जेठाराम को रोकने की कोशिश कर रही थी। बिपिन समझ गया कि आज उसकी खाल उधड़ने वाली है। उसने जेठाराम को देखते ही दौड़ लगा दी। काफी देर तक बिपिन आगे आगे दौड़ता रहा और पीछे पीछे जेठाराम चिल्लाता रहा, रुक जा, आज नहीं बचेगा तू। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने, कमबख्त, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जेठाराम का गुस्सा देखकर बिपिन और तेज दौड़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक ट्रक दिखाई दिया जो शहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। बिपिन को जब कुछ समझ में नहीं आया और वो झट से उसी ट्रक पर चढ़ गया और कुछ ही पलों में वो जेठाराम से काफी दूर जा चुका था। अपने इकलौते बेटे को इस तरह खुद से दूर जाता देख जेठाराम और कांताबेन रोने लगे। जेठाराम बिपिन को पुकारता रह गया, लेकिन ट्रक वहां से जा चुका था। कई घंटों के सफर के बाद वो ट्रक सीधा दिल्ली आकर रुका। बिपिन जब ट्रक से निकलने लगा तो ट्रक के ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया। फिर बिपिन ने उसे सारी कहानी सुना दी और उधर गुजरात में कांताबेन जेठाराम को कोसने लगी। आपकी वजह से मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया। अब तो मिल गई ना आपकी कलेजे को ठंडक। जेठाराम ने बिपिन को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें नहीं मिला। वक्त गुजरता गया और बिपिन को गए कई साल बीत गए। फिर एक दिन जब जेठाराम समंदर में मछली पकड़ रहा था, तभी उसे समंदर में कुछ हलचल महसूस हुई और देखते ही देखते लहरें तेज होने लगी। जेठाराम घबरा गया और वो तेजी से अपनी नाव को तट पर ले आया। तभी उसने देखा कि वहाँ बहुत से लोग खड़े होकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। अरे क्या हो गया भैया, ये भीड़ कैसे लगी है? तुम्हें कुछ नहीं पता क्या? नहीं तो क्या हुआ है? अरे टीवी पर बता रहे हैं कि तूफान आने वाला है समुद्र में भैया। अरे पर उसमें कौन सी बड़ी बात है, समुद्र में छोटे मोटे तूफान तो आते ही रहते हैं। अरे नहीं जेठा, ये कोई आम तूफान नहीं है, इसका नाम बिपरजॉय है और सुना है कि बहुत तबाही मचाएगा ये। देखो ना, अभी से ही कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। जेठा ने समंदर की तरफ देखा तो वो भी डर गया। तभी वहाँ स्पीकर से आवाज आई, सावधान, आप सभी जितनी जल्दी हो सके ये इलाका छोड़कर दूर चले जाएं। भयंकर तूफान आने वाला है, अपना जरूरी सामान लेकर फौरन निकले यहाँ से। सभी अपने अपने घरों की तरफ भागे। कांता, ओ कांता जी, आपने वो सुना क्या? हाँ सुना। तुम जल्दी करो, जेवर पैसे वगैरह बांध लो, हमें फौरन निकलना पड़ेगा। पर हम जाएंगे कहाँ? अरे जहाँ सब जाएंगे
वहीं हम भी चले जाएंगे। तुम बस जल्दी करो। जेठाराम और कांता जल्दी से जरूरी सामान लेकर शहर जाने वाले टेम्पो में बैठ गए, लेकिन तभी तेज हवा की वजह से एक बड़ा सा पेड़ सड़क पर आ गिरा और इस वजह से सड़क पर भयंकर जाम लग गया। हवा इतनी तेज थी कि कोई ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। धीरे धीरे तूफान चरम पर आने लगा। जिस टेम्पो में कांता और जेठाराम बैठे थे वो भी अब एक तरफ झुकने लगा। डर के मारे कांता और जेठाराम टेम्पो से बाहर कूद पड़े। सारे लोग गांव के सरकारी स्कूल की तरफ भागे। दूसरी तरफ तेज बारिश होने लगी और पानी का स्तर भी तेजी से बढ़ने लगा। कई घंटे बीत गए पर ना तो उनकी मदद के लिए कोई आया और ना ही तूफान कुछ कम हुआ। लगता है यही हमारा अंत है। ऐसा ना करो कांता, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। 2-3 दिन बीत जाने पर भी हालात नहीं सुधरे। भूख की वजह से कांता बेहोश हो गई। जेठाराम उसे देखकर रोने लगा। वो भी हिम्मत हार कर मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन फिर अचानक वहाँ एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। माँ बाबा कहाँ हैं आप? वो बिपिन था, जिसकी आवाज सुनकर जेठा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बेटा बिपिन, हम यहाँ हैं। बिपिन एक बड़ा ट्रक लेकर आया था। बिपिन ने कांता और जेठाराम को उस ट्रक में अपने साथ बैठाया। थोड़ी देर बाद जब कांता को होश आया और उसने अपने सामने बिपिन को देखा तो रोने लगी। बारिश अभी भी तेज थी और इधर बिपिन को देखकर कांता और जेठा के आंसू नहीं रुक रहे थे। आप कहते थे ना बाबा कि बड़ा आदमी बन। बाबा, ये ट्रक मेरा है और ऐसे 3 और ट्रक हैं अब मेरे पास। मुझे जैसे ही पता लगा कि कोई बिपरजॉय नाम का खतरनाक तूफान आ रहा है, जल्दी से ट्रक चलाकर सीधा आपके पास आ गया बाबा। तू हमारे लिए आया बिपिन? सच में? हाँ माँ, ऐसे 10 बिपरजॉय भी आ जाए तो भी आपका ये बिपिन उनसे टकरा जाएगा आपके लिए। बिपिन के इरादों के आगे अब बिपरजॉय भी कमजोर पड़ने लगा था और मूसलाधार बारिश भी अब मध्यम हो चली थी। बिपिन जिस ट्रक से शहर गया था उसी ट्रक ड्राइवर से काम सीखकर और फिर कड़ी मेहनत से अब वाकई बड़ा आदमी बन गया था और उसका बड़प्पन सबने देखा जब उसने सिर्फ अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे गांव को बिपरजॉय के कहर से उबरने में मदद की। एक बार की बात है, किशनपुर गांव में महेश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी रमा, 6 साल की बेटी पिंकी और 8 महीने के बेटे बिट्टू के साथ रहता है। जिंदगी एक पल में कितनी बदल जाती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महेश। वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही रमा को पता लगा वो भागी भागी अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। महेश बच तो गया लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर भी खोया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वो बेरोजगार है। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता था। अब तो बारिश का मौसम भी शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि सड़कें पूरी तरह पानी से भर जाती। आज भी वो परेशान अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे ऐसे नजरें चुराते हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। अरे अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? वो और उसका परिवार क्या भूखा मर जाए? महेश बार बार की असफलता से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता था। साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छिप जाना चाहिए। कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़े खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे बहुत ही बुरा लगा। 10 रुपए का पुराना नोट भी मिला। 10 रुपए ही है जेब में। क्या करूं मैं? हम मियाँ बीवी तो पानी पीकर भी रह लेंगे, लेकिन बेचारी पिंकी अगर मैं उसके लिए पकौड़े ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकौड़े खरीद लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई
फिर वो पकौड़े लेकर घर पहुंचा, लेकिन घर के बाहर पहुंचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 8 महीने का बेटा बिट्टू अपनी माँ की गोद में लगातार रोए जा रहा था। पिंकी सहमी हुई अपनी माँ का आंचल पकड़कर खड़ी थी और उनका मकान मालिक उनका बचा खुचा सामान सड़क पर फेंक रहा था। उसकी बेटी ने जब उसको देखा तो वो भागते हुए महेश के पास आई और रोते हुए कहने लगी, बाबा देखो ना, अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और वो हमारा सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। और जो मेरी छोटी सी गुड़िया थी ना, जो आप लाए थे, अंकल ने उसे भी नाले में फेंक दिया। महेश ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। चुप कर, पहले 3 महीने का किराया हाथ में रख, फिर बात कर। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। चुप कर, पिछले 3 महीने से तुम्हारी ये बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए। तभी मकान मालिक की नजर महेश के हाथ में कागज में लिपटे पकौड़ों पर गई। उसे देखकर उसका पारा चढ़ गया। अरे रे रे, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और पकोड़ा पार्टी करने के लिए पैसे। चलो निकलो यहाँ से, मक्कार कहीं के। ये कहकर उसने उन पकौड़ों को उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। फिर वो अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। महेश और उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन वो तो निर्दयी बना रहा। अब हम कहाँ जाएंगे जी? पता नहीं रमा, लेकिन कहीं तो जाना होगा ना। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर उठा वो सड़क पर निकल गए और तभी एक बार फिर से जोरों से बारिश शुरू हो गई। वो बारिश से बचकर कहीं छिपना चाहते थे, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई जगह नहीं। रमा अपने छोटे से बेटे को अपने सीने से लगाए चली जा रही थी। तभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। हे भगवान, गरीबों को तकलीफ देने में आपको बहुत मजा आता है ना। बारिश तो हो ही रही थी, अब ओले भी पड़ने लगे। लेकिन तभी महेश की नजर सड़क पर पड़ी सीमेंट की पाइप पर गई। उसने सबको पाइप में छिपने के लिए कहा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा सा टुकड़ा पिंकी के सिर पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा और वो बेचारी जोर जोर से रोने लगी। रमा ने झट से अपनी गोद से बिट्टू को उतारकर महेश के हाथ में दिया और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर पिंकी के सिर पर बांध दिया। माँ, सिर में बहुत दुख रहा है। रो मत मेरी बच्ची, ठीक हो जाएगा। वो सभी पाइप के अंदर बैठ गए और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है ना काजल। सच में अखिल, बारिश में भीगना और उसके बाद गर्मा गर्म पकौड़े खाना जन्नत सा मजा देता है। काश ये बारिश पूरी रात होती रहे तो मजा आ जाए। एक और महेश का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरी ओर कोई पूरी रात बारिश चाह रहा था। कितनी असमानता है ना भगवान की बनाई इस दुनिया में। महेश और उसकी बीवी यही सोच रहे थे, साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन बारिश नहीं रुकी और वो और भी तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। उन लोगों की सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आ गया था। पानी उनके सीने तक पहुंच चुका था। रमा, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी महेश ने पिंकी को अपने कंधों पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे की ओर जाने लगा। तभी पानी का एक तेज बहाव आया और महेश का नियंत्रण बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। पिंकी भी गिर पड़ी और वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। पापा, पापा बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ पापा, पापा। एक तो 2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का कहर। महेश चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका और पिंकी पल में ही उनकी आंखों से ओझल हो गई। पिंकी, पिंकी कहाँ हो तुम? पिंकी, आए मेरी बच्ची। लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। आज महेश खुद को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा था और एक असहाय पिता की तरह ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, भगवान, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती क्या हम गरीबों पर? पूरे पत्थर हो गए हो क्या?
पहले तो मुझे अपाहिज कर दिया और फिर दाने दाने को मोहताज कर दिया, फिर सिर से छत भी छीन ली और अब मेरी बच्ची को भी ले गया। कान खोल कर सुन ले तू मेरे लिए भगवान नहीं, पत्थर है पत्थर। वे उस बाढ़ से किसी तरह बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो भी इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में वे पुकार अनसुनी हो रही थी। रमा, रमा, बिट्टू। लेकिन शायद मौत अभी उनके हाथ की रेखाओं में नहीं थी। तभी तो वो पानी में गिरकर बेहोश हो गए थे और बहे जा रहे थे। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नजर उन पर पड़ी और वे उन्हें अपनी नाव में बचाकर राहत शिविर ले आए। इस बारिश में हम तीनों तो बच गए रमा, लेकिन इसने हमसे हमारी पिंकी को छीन लिया, हमसे छीन लिया रमा। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे कि तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट और ब्रेड का पैकेट था, वो पैकेट उसको राहत शिविर वालों ने दिया था, उनके पास आई और पीछे से आकर बोलने लगी, बाबा, बाबा, क्यों रो रहे हैं आप लोगों को भी भूख लगी है ना? ये लीजिए ब्रेड खाइए, अंकल ने मुझे दी थी, मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। वो आवाज पिंकी की थी। पिंकी को देखकर महेश और रमा फूट फूट कर रोने लगे। पिंकी को भी राहत कार्य वाले बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वो लोग ऊपर वाले को देखकर उसका शुक्रिया अदा करने लगे। पूरे 1 महीना वो लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे वो नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज महेश एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई है। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दे दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।